यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में हमारा यूनिट नंबर 16 जो है पदार्थ की अवस्थाएं व उष्मागतिकी, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने जो अंतराण्विक बल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, और ये वाली जो यूनिट है अपनी एनसीईआरटी क्लास 11 प्लस क्लास 12 की जो केमिस्ट्री का बुक है वहाँ से ये यूनिट्स रेडी की गई हैं। ओके यस, तो एक बार से चेक कर लीजिए वॉइस क्लियर है, देन कंटिन्यू करते हैं सेशन को। जैसे कि कल अपन ने जो सेशन किया था उसमें अपन ने पढ़ा था अंतराण्विक बल के बारे में, क्योंकि ये जो पूरी यूनिट है वो पूरी की पूरी यूनिट हमारी अंतराण्विक बल से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से है। ठीक है, और अभी जो सिलेबस में आप देख रहे हैं, सिलेबस में इन्होंने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो भी दे रखा है, तो अपन आज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी डिस्कस कर लेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर के साथ इसका डिफरेंस भी समझ लेंगे, और आइडियल गैस क्या है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ पर क्या है। देखो ये दो टॉपिक अपने आप में पूरी एक यूनिट लेकर चले जाएंगे, क्योंकि अगर आपको आइडियल गैस समझना है, अगर हमें आदर्श के समीकरण समझना है, तो हमें बायल का नियम आना चाहिए, हमें चार्ल्स का नियम आना चाहिए, हमें एवोगेड्रो नियम आना चाहिए, हमें गैसों का अणुगतिक सिद्धांत आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनकर क्या बनी है, हमारी आदर्श के समीकरण बनी है। तो आज अपन इन सारे ही नियमों को डिस्कस करते हुए हमारा जो सेकेंड टॉपिक है इस यूनिट का, आइडियली ये क्लास 11 का पूरा एक यूनिट है, तो ट्राई करते हैं इसको कंप्लीट करने का। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ना न्यूमेरिकल है। ठीक है, या तो एक बेसिक पूछ लेगा कि बायल्स का नियम क्या है, या फिर वो इससे न्यूमेरिकल ही पूछेगा, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका न्यूमेरिकल वाला है। ठीक है, तो ये अपन ट्राई करते हैं आज अपना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बाकी कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का कोर्स अलग से भी अवेलेबल है, और कंप्लीट साइंस कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कंप्लीट साइंस बैच ले सकते हैं, और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं देन आप फिजिक्स केमिस्ट्री को यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। ओके, चलिए, कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आपको हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड प्लस क्लासेस के बारे में और बता देती हूँ, सुबह 6 बजे जो अभी आपकी क्लासेस होती है वो आपका एक रिकॉर्डेड सेशन होता है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती है। जस्ट थ्योरी हम लोग कंप्लीट करते हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और शाम वाली जो क्लास हो रही है शाम को 6 बजे, वो आपकी लाइव क्लास हो रही है। उसमें आपका जो भी टॉपिक चल रहा है, जैसे अभी उसमें आज जो होगा आज शाम 6 बजे, उसमें आपका फिजिक्स का यूनिट 12 चल रहा है ना, द्रव वाला जो चैप्टर है द्रव्य वाला, वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो उधर भी अपना फिजिक्स चल रहा है, इधर सुबह अपना केमिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि कल भी थोड़ा डिस्कस कर ही लिया था इंट्रामोलिक्यूलर या फिर अंतराण्विक बल के प्रकार के बारे में। आइडियली अगर ये वाला पूरा यूनिट है तो इसमें इनको इंटरमोलिक्यूलर ही देना था, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इन्होंने इंट्रा दिया है तो हम लोग इंट्रा भी पढ़ लेते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अंतराण्विक बल होता क्या है। तो अंतराण्विक बल मतलब एक ही जो अणु है उसके अंदर लगने वाले जो बल है वो अंतराण्विक बल हो जाएंगे। ठीक है, तो अंतराण्विक बल से तात्पर्य अणु के भीतर परमाणुओं को एक साथ रखने वाले बल, अनिवार्य रूप से रासायनिक बंधन, सहसंयोजक बंध, है ना, आयनिक या धातु बंध हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का वो बंध हो सकता है जो एक अणु की संरचना को बनाते हैं, जो विभिन्न अणुओं के बीच कार्य करने वाले कमजोर बलों के काफी अपोजिट यहाँ पर होते हैं। डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, आप सिंपल सा देखो कि अगर कोई आपसे कहे इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, तो एक ही अणु में जो अलग अलग प्रकार के बंध लगते, केवल किसमें, एक ही में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रा यहाँ पर कहेंगे। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो सहसंयोजक हो सकते हैं, यानी कि कोवेलेंट हो सकते हैं, वो आयोनिक यहाँ पर हो सकते हैं, है ना, वो धातु बंध यहाँ पर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कल अपन ने जो पढ़ा था प्रीवियस सेशन में वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि दो अणुओं के बीच में किस किस प्रकार के बंध लग सकते हैं। तो हमने बोला था लंदन डिस्पर्शन फोर्स लग सकता है। ठीक है, हमने बोला था आयन आयन लग सकता है, डाइपोल डाइपोल लग सकता है, आयन डाइपोल लग सकता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल लग सकता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल लग सकता है, हाइड्रोजन बंध लग सकता है। ये सारी चीजें अपन ने कल की क्लास में डिस्कस कर ली। मतलब कल पूरा अपन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस विथ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर चुके, विथ एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके। ये अपना इंट्रामोलिक्यूलर हो गया, मतलब एक ही अणु के बीच में लगने वाले बंध। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन यदि
इन शॉर्ट आप देखना चाहें तो अणु के भीतर, एक ही अणु के भीतर कार्य करने वाला बल जो कि उसके अंदर उपस्थित परमाणुओं को एक साथ बांधे रखता है। कोई अणु सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ये किससे पता चलेगा? ये इसको अंतराण्विक से पता चलेगा। ठीक है, सहसंयोजक बंध हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं, धात्विक बंध यहाँ पर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो अंतर आणविक यानी कि वही इंट्रामोलिक्यूलर बल अणु के आकार और स्थायित्व को निर्धारित करते हैं। अणु का आकार कैसा होगा, है ना, इस चीज को निर्धारित करने के लिए अंतराण्विक बल होता है। एक बार जो आपका टॉपिक है, क्योंकि कोई भी अपन गैसेस इक्वेशन, आदर्श के समीकरण पढ़ेंगे, उससे पहले मुझे किसके बारे में पता होना चाहिए? मुझे गैस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन समझते हैं। तो चलो थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हुए हम लोग बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो, गैसें जो होती है बहुत ही ज़्यादा संपीड्य होती है, मतलब गैसों की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो कंप्रेसिबल होती है। आप किसी भी गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, गैसें सभी दिशा में समान दाब लगाती है, बिल्कुल बेसिक सी पॉइंट। ठोस तथा द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व जो होता है काफ़ी कम होता है, कि बहुत लिस्ट डेंस यहाँ पर होती है। गैसों का आयतन तथा आकृति अनिश्चित होती है। इनका आयतन तथा आकृति जो भी बर्तन, जो भी कंटेनर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होती है। गैसें प्रत्येक अनुपात में एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित हो जाती है। गैसें इजीली एक दूसरे के साथ घुल जाती है। ठीक है, गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बिल्कुल न के बराबर होता है, क्योंकि एक दूसरे से वो काफी दूर दूर अणु विस्तृत होते हैं। और गैसों में विसरण की तीव्र प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। जैसे किसी ने परफ्यूम छिड़का तो एकदम से पूरे रूम में क्या हो जाएगी? फ्रेग्रेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें विसरण का प्रवृत्ति पाया जाता है। तो यहीं पर एक नियम भी आता है कि ग्राहम का विसरण का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो सब चीजें अपने आप में एक एक नियम से कनेक्टेड है। चलो, अब हमारे वायुमंडल में कितनी गैसेस अवेलेबल है, ये भी तो एक बेसिक पॉइंट है। तो देखना, किसी भी पदार्थ को गैसीय अवस्था में तब कहा जाएगा, एक डेफिनेशन देखना कि कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में कब हो सकता है। साथ ही कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि न्यूमेरिकल भी करना है आज बहुत सारे। किसी भी पदार्थ को गैसीय अवस्था में तब कहा जाता है जब उसका क्वथनांक सामान्य दाब यानी कि 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कमरे के तापमान से कम होगा। मतलब हम लोग यदि कहें तो उसका क्वथनांक जो है सामान्य दाब यानी कि नॉर्मल प्रेशर पर रूम टेम्परेचर से क्या हो? कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसकी गैसीय अवस्था कहेंगे। हमारे चारों ओर वायु है, इसीलिए हम लोग इसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बहुत दूरी तक फैला हुआ है ना। और सबसे निचली परत जो होती है क्षोभ मंडल आप कहते हैं, आप उसको क्या कहते हो? ट्रोपोस्फियर कहते हो। ठीक है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वायुमंडल भी नहीं होगा, वायुमंडल नहीं है तो कोई भी गैसेस नहीं होगी, और कोई भी गैसेस नहीं है तो जीवन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में मुख्यतः आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी, हाइड्रोजन मिल जाएगी, CO2 गैस यहाँ पर, और कुछ अक्रिय गैसेस जो होती है नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी मिलती है। ठीक है, प्राणवायु ऑक्सीजन तो देती है, साथ ही हमारी हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे भी हमारी ओजोन लेयर क्या करती है? रक्षा करती है। तो वायुमंडल में टोटल इस प्रकार से 11 गैसेस अवेलेबल है। अगर मैं प्रथम समूह की यहाँ पर बात करूँ, फर्स्ट ग्रुप में बात करें, हलीना की रब से फरियाद, ऐसे अगर अपन आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल देखिए, आपके 18 यूनिट नंबर जो 18 है वो भी पूरा पीरियोडिक टेबल का ही है, तो ये जरूर से आप पढ़ना। ठीक है, प्रथम समूह जो है उसमें कौन रखी हुई है? एक ही गैस रखी हुई है, हाइड्रोजन गैस रखी हुई है। फिर यदि आप 15th वाले ग्रुप में जाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन गैस रखी हुई है। 16वें ग्रुप में यदि आप जाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन रखी हुई है। फिर आ जाता है आपका 17वें नंबर का ग्रुप, उसमें रखा हुआ है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन। और लास्ट वाला और 18वें नंबर का ग्रुप, क्योंकि 18 ग्रुप यहाँ पर होते हैं और 7 आवर्त यहाँ पर होते हैं। ठीक है, 18वें ग्रुप में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन गैसेस रखी हुई है। जस्ट लाइक दिस, आप इसको देख सकते हो एक बार। ठीक है, विजिबल हो रहा है, एक बार से देख लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। यही टेबल अपन को पढ़नी है। ये हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, ये अपनी नाइट्रोजन हो गई, ये ऑक्सीजन हो गई, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गैसेस रखी हुई है। ओके, एक बार से देख लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये पहला ग्रुप हो गया, है ना। ये अपना कौन सा हो जाएगा? 15वां ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा। ये अपना 16वां ग्रुप यहाँ पर हो गया। 17वें में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन रखा हुआ है। ठीक है, ये 2 यहाँ पर हो गए। कितने हो गए? 2, 4, 5 हो गए। बचे हुए इधर से 18वें ग्रुप से आ जाएंगे अपना हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 11 गैसेस वायुमंडल में अवेलेबल है ना।
चलो आगे बढ़े। ये तो गैसों का बेसिक हो गया। यद्यपि गैसें कुछ भौतिक गुण जैसे क्वथनांक, घनत्व, क्रांतिक, ताप आदि पर भिन्न भिन्न होती है, परंतु कुछ सामान्य भौतिक गुण सभी गैसों में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सभी गैसेस, जो अभी आपने 11 प्रकार की गैसेस देखी, इनमें मोस्टली आपको मिल जाएंगे। क्या कि कोई आयतन आकार नहीं होता है, जैसा बर्तन होगा वैसा आकार वो ले लेगी। ये कंप्रेसिबल होती है, सभी दिशाओं में समान दाब लगाती है, इजीली विस्तृत हो जाती है और इनका घनत्व सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में काफी कम होता है। ठीक है, गैसें अपनी प्रकृति पर निर्भर न करते हुए सममांगी मिश्रण यहाँ पर बनाती है। जैसे वायु भी क्या हो गया, विभिन्न सममांगी गैसेस का मिश्रण यहाँ पर होता है। ठीक है, गैसों को क्या कहा जा सकता है, ये चीज ध्यान से सुनना। गैसों को द्रव्य की तरलतम अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है, न के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अणु दूर दूर स्थित होते हैं। गैसों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कुछ नियम बनाए। अगर आप गैसों को समझना चाहते हैं कि गैस किस प्रकार से व्यवहार करती है, तो यस, उसके लिए बहुत सारे नियम अवेलेबल हैं, जिसमें से आपका नियम आ जाएगा। ये नियम गैस के दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान आदि चरों के संबंध स्थापित करते कि किसी भी वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, मास का, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, प्रेशर का, इन चारों चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपने कुछ नियम पहले कभी सुने हो स्कूल टाइम में, बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम हो गया, एवोगेड्रो नियम हो गया, है ना। तो ये सारे नियम आज अपन पढ़ने वाले हैं फिर से। ओके, तो देखो, गैसेस लॉ के नाम से, गैसों के नियम के नाम से इनको जाना जाता है। गैस नियम प्रयोग के आधार पर बनाए गए हैं, अनेक वर्षों तक विभिन्न परिस्थितियों में इनको दोहराया गया है, और जिसने ये नियम बनाया उसी नाम से उस नियम को जाना जाता है। जैसे बायल ने एक नियम बनाया था, तो एक बायल नियम हो गया, चार्ल्स ने बनाया, गै-लुसेक ने बनाया, एवोगेड्रो ने बनाया। ठीक है, तो देखो, बायल्स का नियम जो है वो क्या बोलता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आपको अभी याद नहीं करना है, इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। हालांकि अपन को ये सारी चीज़ें अभी समझनी है, आज ही समझनी है, ताकि अपन अगली क्लास में इसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर पाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला जो है बायल्स का नियम है ना, 1662 में, 1662 में ही ये आ गया था। रॉबर्ट बायल एक एंग्लो आयरिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1662 में गैसों के दाब और आयतन के मध्य, अब मेन मुद्दा तो ये आता है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दाब मतलब क्या होता है, प्रेशर, आयतन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। देखो, सबका शॉर्ट फॉर्म है, प्रेशर को P से, वॉल्यूम को V से, मास को M से, टेम्परेचर को T से। ठीक है, और मोल संख्या को n से, इनसे रिप्रेजेंट करते, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें वेलोसिटी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी स्पीड वाली, सिर्फ मोस्टली अपन जो डील करेंगे प्रेशर के साथ, वॉल्यूम के साथ, टेम्परेचर के साथ, इनके साथ करेंगे। ठीक है, तो बायल का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर, मतलब आप टेम्परेचर को क्या करो, कांस्टेंट कर लो, है ना। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा, गैस की जो निश्चित मात्रा यहाँ पर होगी, है ना, निश्चित मात्रा का जो दाब होगा उस पर लगने वाला जो प्रेशर होगा, जैसे हम लोग इस सक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, इस गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, ये गैस भरी हुई है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो उसी के आयतन के, इसमें जितनी भी गैस भरी हुई है उसके वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V यहाँ पर होता है। ये बायल्स का नियम है। अब देखो, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ऐसे आपको 5 नियम बताने हैं। किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, किसी में प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, और किसी में वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे कैसे याद रखोगे फिर? तो आप एक चीज़ कर सकते हो, हम लोगों ने हर नाम के हिसाब से एक एक ट्रिक बना रखी है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कहे कि बायल्स का लॉ है, या कोई भी न्यूमेरिकल आए, है ना, न्यूमेरिकल में वो कभी भी मेंशन नहीं करेगा कि वो चार्ल्स का क्वेश्चन पूछा है, वो बायल्स का पूछा है, वो डायरेक्टली बोलेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो आपको समझ जाना है कि ये बायल की बात हो रही है। तो देखो, बायल से आप याद कर सकते हो बाल्टी। ठीक है, तो बायल्स की थ्योरी में क्या छुपा हुआ है, T छुपा हुआ है। तो मतलब बायल्स की थ्योरी में टेम्परेचर कौन सी चीज हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। टेम्परेचर को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो 3 चीजें होती है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और वॉल्यूम होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम के साथ ही डील होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि बायल का नियम ना बाल्टी है, बाल्टी कभी भी उलट सकती है, तो ये हमेशा वॉल्यूम जो होगा नीचे होगा, है ना। वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बाकी सारे नियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ये बायल्स का नियम में वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब आप इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक के साइन आप लगा सकते हैं, के कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो P इज इक्वल टू के बाई वी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि
इसके आगे भी कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सिर्फ इतना सा नहीं पढ़ना है कि बायल से बाल्टी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें अपन को क्या याद रखना है, बायल की बाल्टी टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसमें प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। उल्टा क्यों होगा, क्योंकि बाल्टी है, बाल्टी कभी भी उलट सकती है, इसीलिए वॉल्यूम हमेशा नीचे रहेगा। ओके, ये चीज़ हो गई कि अपन ने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, अब आगे क्या पढ़े इसके अंदर, मान लो ये एक गैस है, एक पर्टिकुलर एक वॉल्यूम, एक प्रेशर, एक टेम्परेचर है। अगर मेरे को दो चीज़ों में कंपैरिजन बोल दे, दो गैसेस की बात कर ले, हाइड्रोजन नाइट्रोजन दो गैसेस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो गैसेस है, फ्लोरीन क्लोरीन दो गैसेस है। अगर ये चीज़ दो गैसेस के केस में अगर हमसे पूछी जाती है तो उस केस में भी सेम ही होगा। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पर इसके लिए करूँ, दो गैसेस के लिए करूँ, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं P1 V1, ये जो V है ये उठकर इधर चला जाएगा, P1 V1 है ना, और इसको मैं बराबर कर दूँ, अभी प्रोपोर्शनल का साइन और वो सब हटा दूँ, या फिर आप ऐसे कर लो, एक स्टेप और बढ़ाकर करनी है, ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरी गैस के लिए करूँगी P2 V2 इज इक्वल टू K। जब मैं इन दोनों को बराबर रखूँगी तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए है, क्योंकि जब भी दो गैसेस के लिए पूछे तो अगर आपको ये चीज़ याद रहती है और इसको आप 1 और 2 में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट्स ओके। और अगर आपको बायल के नियम से डायरेक्टली ये चीज़ भी याद रखनी है तो भी ठीक है, आप ऐसा भी याद रख सकते हो। ये चीज़ समझ में आ गई? अभी एकदम से इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी आपको बेसिक सीखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो खुद ही हमारा दिमाग चलने लग जाएगा कि कब मुझे क्या रखना है। ठीक है, जैसे अभी अपन ने किया था P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, PV इधर जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। जब ये चीज़ें दो केसेस में पूछी जाए तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। और प्रेशर को एक जगह लेकर आना है तो P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। इतनी ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक चीज़ याद रखो, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इतना ही काफ़ी है। और ये इसका ग्राफ होता है, ओके, दाब आयतन ग्राफ। ओके, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि अभी तक जो भी पढ़ा क्या हम समझ पा रहे हैं कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या जिन्होंने ऑलरेडी साइंस में ये चीज़ पढ़ रखी है आपका रिवीजन हो जाएगा, बाकी नए जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। आ गई पहली गैस। देखो अभी क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक हमको नहीं पता है कि कौन सा नियम लगाना है, आप खुद ही सोचना और खुद ही समझना। हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है तो गुब्बारा फूट जाएगा। बहुत एक जनरल सा केस है कि गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी हुई, लेकिन मैंने अगर थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ाया तो गुब्बारा फूट जाएगा। यदि एक बार दाब पर गैस इतना आयतन घेरती है तो कितने आयतन पर गुब्बारे को फुलाया जा सकता है। क्या इसमें कहीं से कहीं तक लिखा हुआ है क्या कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ना? नहीं लिखा हुआ है। तो आप कैसे समझोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। इसमें मेरे को एक तो प्रेशर दे रखा है, ये वाला देखो प्रेशर, P1 की वैल्यू कितनी होगी 1 बार हो जाएगी, है ना। और V1 कितना दे रखा है 2.27 लीटर, मतलब गैस का आयतन दे रखा है। P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 बार, क्योंकि इस समय अगर प्रेशर इससे अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। और क्या पूछा है, आयतन पूछा है, मतलब रिलेशन जो है वो किसके बीच में है, P और V के बीच में। और कमरे का ताप है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप समझ जाओ कि कौन सा नियम लगेगा, बाल्टी का नियम लगेगा। दैट मीन्स कि बायल्स की थ्योरी में टेम्परेचर को रखना पड़ेगा कांस्टेंट। सो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है ना, PV इज इक्वल टू K होता है। जब दो गैसेस के लिए हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना। ये चीज़ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्टेप आगे बढ़ाना है। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सो PV इज इक्वल टू K, है ना। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये वाली चीज़ निकाल ली अपन ने। अब इसमें आप वैल्यू को पुट कर दो, P1 की वैल्यू 1 है, V1 की वैल्यू 2.27 है ना, और P2 की वैल्यू 0.2 बार है। V2 की वैल्यू आपको निकालनी है ना। ये कितना हो जाएगा 227 डिवाइड बाई 2, है ना। अब आप दशमलव का अगर लगाकर देखना है फिर डायरेक्टली करोगे तो 22.7 समथिंग। चलो कर देती हूँ एक बार बिल्कुल बेसिक से। ये 2.27 था, दशमलव हटाई 2 0 लग गई, ये 0.2 था, है ना, एक ऊपर लग गया। ठीक है, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 227 डिवाइड बाय 20 यहाँ पर आ गई।
मतलब अगर आप भाग लगाएंगे तो 220 22.7 डिवाइड बाई 2 1.11 मतलब 11.22/2 मतलब 11 और 2 तिया 6 2 5 10 11.35 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम 11.35 मीटर होता है तब तक तो गुब्बारा फुल जाएगा, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ 11.40 हुआ आपका गुब्बारा फूट जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक आपको बाल्टी नहीं लिखा था, वो अपन को समझना पड़ा। ठीक है, कैसे समझना पड़ा, इसने पहले ही बोल दिया था कमरे का तापमान है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर है, टेम्परेचर में तो कोई चेंज हुआ नहीं कि आप दूसरे टेम्परेचर में चले गए हो उठकर बलून फुलाते फुलाते, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब बायल्स की थ्योरी लगेगी। अब उसी चीज़ में देखना कि जब आप देख रहे थे कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, V क्या है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, तो यहाँ से किसी भी चीज़ का घनत्व भी तो निकाला जा सकता होगा। आपको पता है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ पर होता है घनत्व का मान क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व को किससे लिखा जाता है, D से, द्रव्यमान को मास M से और आयतन वॉल्यूम को V से यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे को V की वैल्यू रखनी है तो मैं इसको M/D रख सकती हूँ, है ना। अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है ना, या फिर वॉल्यूम से मेरे को मास या डेंसिटी घनत्व कुछ भी निकालना है तो मैं इस फॉर्मूला से लिख सकती हूँ। मैं इसको वो बना दूँ फिर से, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 कर दूँ। P1 एज इट इज है, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी M1/D1, P2 एज इट इज और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी M2/D2। अगर अपन कंसीडर करें कि कोई भी एक पर्टिकुलर निश्चित द्रव्यमान की वस्तु है कि 4 kg की वस्तु है, तो उस केस में दोनों का मास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। दोनों का मास इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही क्या हो गए 4 kg के हो गए, तो उस केस में M से M कट गया। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, P1 डिवाइड बाई D1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई D2, या फिर इसको और शॉर्ट में लिखना है P1D2 इज इक्वल टू P2D1। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, आपको याद नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ना देते हुए आपको किसी भी चीज़ का डेंसिटी दे दे तो आप उस डेंसिटी को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या वॉल्यूम दे दिया और आपसे घनत्व पूछ ले तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा आपका वॉल्यूम, आप उसको क्या करना, डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो अब वो आपके लिए ईजी हो जाएगा बजाय इस चीज़ को याद रखने के। ठीक है, चलो, तो इस चीज से अपन एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं। मान लो एमसीक्यूज में अपन को एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि स्थिर ताप पर गैस का निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, या दोनों चीजें हो सकती है। तो अपन ने ऐसे ही रिलेशन निकालना है P1D2 इज इक्वल टू P2D1 करके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो दाब होगा उसके घनत्व के क्या हो जाएगा, समानुपाती यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अथवा एक निश्चित द्रव्यमान की गैस, द्रव्यमान क्या है उसका निश्चित है, मास दोनों ही गैसेस का यहाँ पर क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो उस केस में गैस के दाब और घनत्व का जो अनुपात होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर स्थिर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए ये दोनों लाइनें। बेसिकली कहना ये यही चाहती है P1D2 इज इक्वल टू P2D1। ओके, डन यहाँ तक। इस केस में आपका P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D1 हो जाएगा, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D2 हो जाएगा। अगर घनत्व ज़्यादा है तो डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यही कहना चाह रहा है ये वाली चीज़। ठीक है, तो एक बार इसकी समरी कर लेते हैं, बाल्टी की समरी कर लेते हैं। बायल्स लॉ है, ठीक है, कौन सा लॉ है, बायल्स लॉ है। इसमें क्या हो जाएगा, बाल्टी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया मतलब रिलेशन किस में होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर। तो प्रेशर जो है बाल्टी है मतलब उल्टी होगी, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस चीज़ के, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ये चीज़ समझ गए, आ गई ये चीज़ समझ में। ओके, डन, ये हो गया अपना बायल्स का लॉ। अब दूसरा नियम आ जाते हैं, चार्ल्स का लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो गैस के आयतन पर ताप के इसके प्रभाव का अध्ययन जैक्स चार्ल्स और प्रामाणिक गे लुसेक द्वारा किया गया था। 1787 में चार्ल्स ने किया था और इसी को थोड़ा मॉडिफाई गे लुसेक ने किया था। तो दोनों ही नियम इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं। पहले चार्ल्स का पढ़ लेते, इसके बाद गे लुसेक का पढ़ेंगे। विभिन्न प्रयोगों द्वारा निकाले गए उनके निष्कर्ष को चार्ल्स का नियम कहा जाता है। चार्ल्स का नियम ये बोलता है
है ना, कि स्थिर दाब पर। अब ये क्या बोल रहा है चार्ल्स कि प्रेशर को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, कि प्रेशर फिक्स है कि इतने बार का जैसे कि 10 बार का प्रेशर लग रहा है तो उतना ही लगेगा दोनों ही गैसेस के केस में। तो स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान मतलब मास फिक्स होगा वाली गैस के आयतन में ताप के प्रत्येक डिग्री में वृद्धि से उसके 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन की 1/273.15वें भाग में वृद्धि हो जाती है। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो आपकी दूसरी है। कौन सी चीज़ याद रखनी है, आप इसको इन शॉर्ट कहें तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जब किसी शुष्क गैस को नियत दाब पर रखा जाता है ना, नियत दाब मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पर रखा जाता है, तो केल्विन तापमान और आयतन जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप क्या करो, दाब को कांस्टेंट रख लो, प्रेशर को कांस्टेंट रख लो, तो उस केस में टेम्परेचर किस में मेजर करना है, केल्विन में, और आयतन, केल्विन मतलब टेम्परेचर और अपना वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब पूछो कि क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। चार्ल्स कैसे थे, चापले थे, है ना, या चापले चप्पल जो भी आपको याद करना है उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, चार्ल्स की थ्योरी में प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो थ्योरी में क्या बच रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर बच रहा है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आप कह सकते हो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। ठीक है, याद रहेगा बायल्स की बाल्टी और चार्ल्स की चापली। ठीक है, तो अब देखो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। अभी बोला आपने कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। मान लो यही चीज अगर दो गैसेस के केस में होती, मान लो दो गैस की बात हो रही होती, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखती, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर अपन एक कांस्टेंट लगा देते। ठीक है ना, यही चीज करते, तो उस केस में ये T नीचे आ जाता, V/T इज इक्वल टू K हो जाता। अगर ये पहली गैस के लिए होता, मान लो किसी एक गैस के लिए होता तो अपन इसको V1/T1 लिखते, और दूसरी गैस के लिए होता तो V2/T2 लिखते, और ये दोनों किसके बराबर हो जाते, K किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाते। सो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 हमारे चार्ल्स का नियम है। ठीक है, जहां पर V1 फर्स्ट गैस का वॉल्यूम, V2 सेकेंड का आयतन, T1 फर्स्ट का टेम्परेचर, T2 सेकेंड गैस का टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे गर्म हवा के जो गुब्बारे होते हैं वो चार्ल्स के नियम को फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, जैसे ही गर्म हवा के गुब्बारे ऊपर जाते हैं, है ना, तो ये गर्म हवा के गुब्बारे कम डेंस यहाँ पर होंगे तो धीरे धीरे क्या करते हैं, हवा में ऊपर की साइड बढ़ते हैं। जैसे कि गर्म हवा के गुब्बारों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ताप बढ़ने से गैस का आयतन बढ़ता है, क्योंकि अपन ने क्या बोला है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, है ना। चूंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है अतः वायु के घनत्व में कमी आती है। इसकी वजह से गुब्बारा वातावरण की ठंडी वायु को विस्थापित करके हल्का होने के कारण धीरे धीरे क्या होता जाता है, ऊपर उठता जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। अगला क्वेश्चन देखना, पता नहीं कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है, आप खुद ही समझना। प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय 23.4 डिग्री सेल्सियस पर एक गुब्बारे को, है ना, पहला टेम्परेचर कितना दे रखा है, 23.4 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कितने लीटर हवा से भरा गया, 2 लीटर हवा से भरा गया है। जब जहाज प्रशांत महासागर को क्रॉस करते हुए हिंद महासागर में एंटर कर जाता है ना, उस केस में इन्होंने बोला है कि जहाँ का टेम्परेचर डेफिनेटली डिफरेंट होगा, एक महासागर का टेम्परेचर दूसरे ओशियन से डिफरेंट होगा, तो दूसरे वाले का टेम्परेचर कितना है, 26.1 डिग्री सेल्सियस है। तब उस गुब्बारे का आयतन क्या होगा। ठीक है, अपन को टेम्परेचर और वॉल्यूम दे रखा है, किसकी बात नहीं करी है, प्रेशर की बात नहीं करी है, मतलब प्रेशर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है मतलब किसकी बात हो रही है, चापले की बात हो रही है, मतलब चार्ल्स की थ्योरी की बात हो रही है जिसमें प्रेशर को रखा गया है कांस्टेंट। तो उस केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। इस केस में V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2 के हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये क्वेश्चन में कभी भी वो नहीं देगा कि कौन सा नियम लगाना है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम कब कौन सा नियम यहाँ पर लगाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है तो यस करते जाइए कि हाँ आ रहा है समझ में। चलो, ये तो हो गई अपनी थ्योरी। अब देखो कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी आप ऐसी वैल्यू निकालोगे तो हमेशा आपको जो निकालना है वो केल्विन में निकालना है।
ठीक है, याद है आपको। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हमको सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में किसी भी चीज़ में दे रखा होता, हम सब में क्या करेंगे 273 का प्लस करके उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। 273 का प्लस कर लीजिए, 273 कर लो 0.15, ठीक है। तो जब आप इसमें 23 जोड़ेंगे तो 296.4 लगभग आ जाएगा, और 273 में 26 जोड़ोगे तो 299 के लगभग आ जाएगा, 299.1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होगी, बस इसके अंदर आप वैल्यू रख लो। V1 की वैल्यू कितनी है 2 क्वेश्चन में दे रखी है, T1 की वैल्यू 296.4 यहाँ पर दे रखी है, इसमें अपन वैल्यू रख रहे हैं। V2 की वैल्यू कितनी है निकालनी पड़ेगी, और T2 की वैल्यू कितनी है 299.1 है। यहाँ से V2 की वैल्यू आप निकालोगे 299 इंटू 2 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 296.4 बचेगा। देखो अब यहीं पे थोड़ा थोड़ा तो ऐसा एक आइडिया लग गया है कि 296 का 299 से भाग लगाओगे तो 1.0 समथिंग 2 समथिंग कुछ आएगा, और इसका 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2.0 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज 2.018। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। मेन आज का कंसेप्ट यही था कि आपको समझ में आ जाए कि कब कौन सा आपको थ्योरम या फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद से करके देखो ये बन पा रहा है या नहीं। देखो जो जो भी चीज़ें दे रखी है पहले तो उसको लिख लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो, टाइम बच जाए। आयतन दे रखा है मेरे को, V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, और हमको क्या करना है इसको 30% इंक्रीज करना है, मतलब 130/100 कर दूँ तो यहाँ से मेरा दूसरा वाला V2 निकल कर आ जाएगा। तो स्थिर दाब इसने पूछा है कि मतलब प्रेशर स्थित है, तो अगेन चापला थ्योरी यहाँ पर लग जाएगी, मतलब चार्ल्स की प्रेशर थ्योरी लग जाएगी, मतलब उसमें V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, मतलब उसमें V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी हम लोग पहुँच गए। इसने बोला कि स्थिर दाब पर गैस को कितना गर्म करें यदि प्रारंभिक तापमान, पहला वाला टेम्परेचर मेरे को 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो T2 की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। देखो अगेन डिग्री वैल्यू जो है वो सेल्सियस में है, मतलब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 273 में, है ना। कन्वर्ट कर लो आप इसको, 3 7 2 9 यहाँ पर हो जाएगा, ये 293 हो गया। फॉर्मूला लगा लो, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 हो जाएगा। V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 80, और ये कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 13 8 104 हो जाएगा। T1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 293 यहाँ पर हो गई। V2 की वैल्यू 13 8 104 हो गए, और T2 की वैल्यू अपन को निकालनी है। यहाँ से आप निकाल कर देखो क्या आंसर बन रहा है। ये 293 डिवाइड बाई 80 हो गया। ठीक है, ये 8 से कट जाएगा, है ना, नीचे अभी 10 बचा लेते हैं। 8 से 8 तिया 24, मतलब 13 इंटू 29.3 कर दें अभी इसको, 10 को हटाकर, 13 तिया 39, 3 हासिल बचेंगे, 13 8 104, 13 9 117, 20 बचेंगे, 13 दूना 26, है ना, 13 8 104, 13 9 117 और 3 20 हो गए, 12 यहाँ पर बचेंगे, है ना। अब कितना बचा 13 दूना 26 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 380.9 केल्विन हो गया। अब यही चीज़ जब आपको बाहर ऑप्शंस में पूछी जाएगी तो वो फिर से किस में पूछेंगे, सेल्सियस में पूछेंगे। तो आप फिर से क्या करो, इसमें 273 का माइनस कर दो। तो देख लो इसमें अगर आप 273 माइनस करते हो तो 10 में से 3 गए तो 7, है ना। ठीक है, 7 में से 7 गए तो 0, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 107.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पूछा काय में था इसने सेल्सियस में, हमने पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट किया क्योंकि ये जो भी चीज़ें बनी हुई है सब केल्विन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनी हुई है ना। जितने भी आप नियम लगाओगे सब में केल्विन से करना है, और लास्ट में जाकर आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कहीं से कहीं तक नहीं था, चार्ल्स नियम है, बट हमने हमारी समझ से चार्ल्स नियम से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अगला जो नियम है, क्योंकि ये वाला जो नियम है चार्ल्स और गै-लुसेक दोनों का नियम था। ठीक है, तो अब इनके नियम को समझ लेते। इन्होंने इसी नियम को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया था कुछ साल बाद। क्या ये बोलते थे गै-लुसेक कि यदि स्थिर आयतन पर, अब इन्होंने बोला कि आप अभी प्रेशर कांस्टेंट करो, एक बार वॉल्यूम भी कांस्टेंट करके देख लो। ठीक है, स्थिर आयतन पर गैस का दाब और ताप के मध्य, है ना, स्थिर आयतन पर गैस के दाब और ताप के मध्य में एक रिलेशन बताया। चार्ल्स की थ्योरम का उपप्रमेय यहाँ पर कहा जा सकता है। स्थिर आयतन पर किसी भी निश्चित मात्रा वाली गैस का जो दाब है उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब पूछो कि इसके लिए कैसे याद रखेंगे, तो आप एक गिव अवे थ्योरी याद रख सकते हो।
है ना, कि अगर इस वीडियो पर 10 के हो जाते हैं तो हम लोग एक गिव अवे रखेंगे, ठीक है, इससे कोई प्रोग्राम रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, तो आप एक गिव मतलब देना ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। तो गिव, जी से अपना गेलुसेक हो जाएगा, वी से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब गेलुसेक क्या बोलते हैं, आप वॉल्यूम को क्या कर लें, कांस्टेंट कर लें, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो कौन बचा, प्रेशर और टेम्परेचर बचा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो KT हो जाएगा, P/T इज इक्वल टू K। जब ये दो गैसेस के लिए पूछा जाएगा, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, प्रेशर को एक जगह लिख दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, आ गया समझ में। बस यही चीज़ जो है मेन, तो ये 3 नियम है, इसके आगे भी है, क्योंकि हमारे पास देखो मेन चीज़ें जो अभी समझ में आ रही है वो आ रहा है प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। कभी प्रेशर को कांस्टेंट किया जा रहा है ना, पहला कौन हो गया, प्रेशर हो गया, फिर आपका कौन हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिर कौन हो गया, वॉल्यूम हो गया। कब कौन कांस्टेंट होगा ये चीज़ हमको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। कब कौन कांस्टेंट होगा ये चीज हमको समझनी है। तो देखो इसमें बोला है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा नियम है, एक हमारा बाल्टी नियम है जिसने बोला है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, एक हमारी गिव अवे थ्योरी है ना, गेलुसेक का नियम है, और एक हमारी चापला थ्योरी है ना, चापला थ्योरी है। तो अब इसने क्या बोला है, चार्ल्स की थ्योरी, ये कौन सी हो जाएगी, ये सब मैं कांस्टेंट वाली चीजें बता रही हूँ, है ना, कब कौन कांस्टेंट होगा, है ना। चार्ल्स की थ्योरी, ये हमारी बायल्स का नियम हो गया, ठीक है, और ये हमारा गेलुसेक का नियम हो गया। इसमें हमने क्या करा, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, इसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, और इसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। समझ गए ये तीनों चीजें। लास्ट वाले में डाउट है, लास्ट वाले में क्या डाउट है, देखो चार्ल्स ने क्या बोला था कि मैं एक बार ऐसा ट्राई करता हूँ, प्रेशर को कांस्टेंट करता हूँ, ठीक है। तो गेलुसेक क्या बोले, गेलुसेक बोले ठीक है मैं एक बार इसी चीज़ को वॉल्यूम को कांस्टेंट करके दिखाता हूँ, कि एक बार चलो वॉल्यूम कांस्टेंट करके देख लेते। तो तीनों ने अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर कांस्टेंट किया, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं बायल्स की थ्योरी के ऊपर, जिन्होंने क्या बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और बायल्स की बाल्टी क्या होगी, उल्टी होगी, मतलब इसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, नीचे रहेगा, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा। अब चार्ल्स की थ्योरी क्या कहती है, चार्ल्स की थ्योरी में प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, और गेलुसेक की थ्योरी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। बस आज की क्लास का ये मेन समरी है कि ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, 3 नियम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। डन, ये समझ में आ गया, इसको लिख लो या तो आप एक जगह, बाकी मैं अभी शॉर्ट में 2-3 नियम और है वो भी समझ लेते हैं, फिर साथ में समरी देख लेंगे। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ये आप जस्ट एक देख सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलो आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, रसोई गैस के एक सिलेंडर में भरी गैस का दाब जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, T1 की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर कितना दे रखा है, 12 बार का प्रेशर दे रखा है। यदि इसकी दाब वहन क्षमता, मतलब ये मैक्सिमम ये सिलेंडर 16 बार ग्रहण कर सकता है, सहन कर सकता है, तो आप बताइए कि किस टेम्परेचर पर ये सिलेंडर फट जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब देखो इसमें टेम्परेचर की बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है, लेकिन इसने कहीं से कहीं तक मुझे वॉल्यूम, आयतन की बात नहीं करी। मतलब अगर एक गैस का सिलेंडर है तो वो तो फिक्स आयतन, उसका तो फिक्स वॉल्यूम होगा कि कितने वॉल्यूम का ये है, इसका आयतन कितना है। मतलब इस केस में मेरा आयतन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, गैस के सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। अगर वॉल्यूम फिक्स है मतलब यहाँ पर लगेगी मेरी गिव अवे थ्योरी, गेलुसेक में वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब मैं इसको ये कह सकती हूँ P1, है ना, या फिर एक स्टेप और अपन आगे बढ़ा लेते हैं, P इज इक्वल टू KT के बराबर हो जाएगा। जब ये T नीचे आएगा तो P1 डिवाइड बाई T1, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ आप T2 लिख दो, यहाँ T1 लिख दो, तो उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टेम्परेचर सेल्सियस में था, अगेन इसको 273 प्लस करेंगे, प्रेशर हमेशा बार में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख लो, P1 12 है, T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 73 में 27 जोड़ोगे 300 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा,
है ना, 300 हो गया। अब यहाँ पर P2 की वैल्यू कितनी है, 16 यहाँ पर है, और मेरे को T2 की वैल्यू निकालनी है। इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा मेरा 16 इंटू 300 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो 12 से कितनी बार कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, और ये 300, T2 100 मतलब 400 ये हो जाएगा। केल्विन में अपनी वैल्यू आ जाएगी। इसी को अपन को जब भी पूछे तो आप अगर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, मान लो ऑप्शन आपके सेल्सियस में है तो आप इसमें से वापस से 273 माइनस कर देना, तो 127 यस 127 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। अगर सिलेंडर 400 केल्विन पर है या फिर टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो उस केस में सिलेंडर फट सकता है, ठीक है। समझ गए ये वाला क्वेश्चन। तीनों टाइप के हो गए, चार्ल्स हो गई, बाल्टी हो गई, गेलोसेक हो गया। अगला जो नियम है वो है हमारा यहाँ पर एवोगेड्रो की परिकल्पना, एवोगेड्रो का नियम, ठीक है। तो सन 1811 में इटली के वैज्ञानिक एवोगेड्रो ने एक ताप और दाब पर गैस के आयतन और उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या के लिए एक नियम दिया था, ठीक है, जिसे एवोगेड्रो का नियम कहा जाता है। अब आप बोल रहे हो कि हमारे पास तो 3 ही चीजें थी, एक बार हमने तीनों को कांस्टेंट कर लिया, तो अब नया कौन आ गया, अब नई मोल संख्या भी तो है, गैस में तो मोल संख्या भी होती है। तो देखना ये क्या बोलता है, ताप और दाब की समान परिस्थितियों में, मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कैसे याद रखेंगे एवोगेड्रो में, तो आपने एटीपी पढ़ा है, एनर्जी जो होती है किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है ना। बायो में अपन पढ़ते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट करके, ठीक है। तो ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। तो आप ये तो याद रख सकते हो कि एवोगेड्रो के केस में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चीज़ें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उस केस में समान परिस्थितियों में समान आयतन की विभिन्न गैसों में अणुओं की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो आयतन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अणुओं की संख्या के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। यानी कि जब ताप और दाब स्थिर होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर स्थिर होंगे, तो गैस का आयतन अणुओं की संख्या के, है ना, या गैस की मात्रा पर निर्भर करेगा, ठीक है। गैस की मात्रा को किस में व्यक्त किया जाता है, अभी बेसिक गैस की थ्योरी पढ़ी थी, मोल में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो एवोगेड्रो नियम को ऐसा लिखा जा सकता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये एक बार आप पढ़ लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डन यहाँ तक। चलो आगे आ जाओ फटाफट से। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो V इज इक्वल टू KN हो जाएगा, है ना। एक मोल गैस में अणुओं की संख्या को ही एवोगेड्रो नंबर कहा जाता है। केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हो ना आप लोग, एवोगेड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, 6.023 या 022 इंटू 10⁻23 होता है। ये वही है जो केमिस्ट्री में कार्बन 12 से जो है एवोगेड्रो नंबर निकाल कर लिया थे, है ना। पूरी केमिस्ट्री जो बेस है, केमिस्ट्री का जो आधार है वो यही नंबर है, ओके। समान द्रव्यमान वाली गैसें, है ना, इसका एक समरी देख लो। समान द्रव्यमान वाली गैसें समान ताप और समान दाब पर समान आयतन यहाँ पर ग्रहण करती है। ये नियम एवोगेड्रो नियम है। समान ताप और दाब की अवस्था में समान आयतन वाली गैसें में मोल की संख्या जो है समान रहेगी, ठीक है। अब इसको भी आप चाहे तो वैसे कन्वर्ट करके देख लो, V1 डिवाइड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय N2, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा करके देख सकते हो। एक होता है, आपने ये सुना होगा कभी, एनटीपी और एसटीपी करके, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो मानक ताप और दाब यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन शॉर्ट एसटीपी पर प्रत्येक गैस का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। और एक जो आदर्श गैस होती है उसका आयतन हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 है, ऐसे करके पढ़ते हो। वैसे ही केमिस्ट्री में प्रत्येक गैस का जो आयतन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर माना जाता है और एक आइडियल का 22.71 लीटर माना जाता है, ठीक है। मानक ताप यानी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, और मानक दाब स्टैंडर्ड प्रेशर यानी कि 1 बार या फिर 10⁵ पास्कल। ये कन्वर्जन है सेल्सियस का केल्विन में और बार का पास्कल में, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, एक बेसिक है ये केमिस्ट्री का, है ना। जैसे आप नॉर्मल किसी भी चीज़ का बेसिक पढ़ते हो वैसे केमिस्ट्री का बेसिक है। चलो 4 नियम हो गए, चारों का रिवीजन करने का समय आ गया। बायल्स की बाल्टी है, टेम्परेचर कांस्टेंट चला जाएगा, उस केस में आपका P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। उस केस में PV को इधर लेकर आ जाओ, X या K कोई भी कांस्टेंट आप मान लो, ठीक है। चार्ल्स का चापला हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T यहाँ पर हो जाएगा,
ठीक है। गेल उसे गिव अवे थ्योरी मतलब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या बचा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बचा। एटीपी एवोगैड्रो में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो गए तो कौन बचा, वॉल्यूम बचा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हो जाएगा, या फिर अणुओं की संख्या यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो, अभी आपने पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, है ना। अब इस N को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये कई सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि अगर अणुओं की संख्या निकालनी है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है ना। भार डिवाइड बाय जो अणु भार होता है उसके थ्रू अपन निकालते हैं, है ना। तो उसी को अपन आगे बढ़ा लें तो कैसा रहेगा। ठीक है, यदि किसी गैस का द्रव्यमान m है, कोई भी गैस है वो कितने की है, या उसका मास जो है मेरे को 5 kg दे रखा है, और उसका मोलर मास तो जो भी गैस है ना, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई इसका मोलर मास हो गया, या फिर CO2 गैस हो गई इसका मोलर मास, टोटल में कार्बन का ऑक्सीजन के 2 अणुओं का टोटल भार यहाँ पर निकाल लूंगी। ठीक है, जैसे 44 इसका हो गया, है ना, इस तरीके से। ओके, तो अगर किसी भी गैस का द्रव्यमान m तथा उसी गैस का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M हो तो उस केस में मोल संख्या कैसे निकाली जाती है ना, भार डिवाइड बाय अणु भार, इसको अपन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी मेरी अणु संख्या, है ना, दैट इज स्मॉल n। ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपको पता था, है ना, अभी अपन ने ये वाली चीज़ पढ़ी थी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जब आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आपने K सिंबल, K कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, अब इस V इज इक्वल टू K तो मैं रहने दूं, लेकिन इस अणु संख्या को मैं इससे रिप्लेस कर दूं, है ना। क्या है ये, मास डिवाइड बाय मोलर मास है, इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कर दिया हमने। ओके, ये वाली चीज़ हो गई हमारी। अब आप देखो कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर मैं इस मोलर मास को इधर लेकर आ जाऊं तो ये K स्मॉल m डिवाइड बाई V हो जाएगा। अब आपको पता है कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। इन शॉर्ट लिखो तो D इज इक्वल टू m बाई वी होता है, जैसे कि अपन ने अभी बायल्स की थ्योरी में लगाया था। सो कैपिटल M इज इक्वल टू K, और m बाई वी किसके बराबर हो जाएगा, ये जो भी m बाई वी लिखा है ये किसके बराबर हो जाएगा, D के। यानी कि किसी भी वस्तु का, किसी भी गैस का मोलर मास जो है उसके द्रव्यमान के समानुपाती होगा। ठीक है, उसके घनत्व के समानुपाती होगा, है ना। जितना ज़्यादा मोलर मास होगा वो उतनी ही ज़्यादा डेंस होगी। ठीक है, जैसे CO2 का मोलर मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा घनी होगी, H2 का मोलर मास कम है तो वो कम डेंस यहाँ पर होगी, है ना। किसी भी गैस का घनत्व उसके मोलर द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक अपन ने 4 गैसेस प्लस गैसों में मोल संख्या की गणना कैसे की जाती है ये कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे अगली वाली क्लास पे हम लोग आदर्श गैस समीकरण पढ़ेंगे। आदर्श गैस समीकरण में बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सारे नियम आ जाएंगे। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण आपके सिलेबस में था, इसको समझने के लिए अपन ने इतनी सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस करी। ठीक है, फिर अपन गैस के स्थिरांक कैपिटल R की जो वैल्यू होती है 8.314 वो कहाँ से आती है, STP NTP पर वैल्यू क्या होती है, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका डाल्टन का नियम जो आपके सिलेबस का तीसरा ही टॉपिक है। ठीक है, डाल्टन का नियम पढ़ेंगे, है ना, उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर जो गैसों का विसरण नियम है उसको पढ़ेंगे, ग्राहम का जो विसरण नियम है वो डिस्कस करेंगे। फिर गैसों का अणुगतिक सिद्धांत आएगा। ये पूरी एक यूनिट है जो इन्होंने एक टॉपिक बनाकर आपको दे दिया है कि आदर्श गैस व डाल्टन का नियम। ठीक है, तो इसको पूरा अपन डिस्कस करेंगे, फिर अपना ये टॉपिक एंड होगा। ठीक है, फिर अपन इसके MCQs स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना फिर अगला जो टॉपिक है, ये यूनिट काफ़ी बड़ी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदर्श गैस पढ़ लिया और डाल्टन का नियम पढ़ लिया तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आदर्श गैस को पढ़ने के लिए उससे पहले जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ समझे कि आप मैथ्स में ही समझ लो कि a+b का होल स्क्वायर समझाने के लिए बच्चों को पहले प्लस माइनस गुणा भाग, है ना, बीजगणिती सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अपन वही कर रहे हैं कि ये चीज़ अगर पढ़नी है तो पहले बेसिक्स क्लियर होंगे, उसके बाद ही अपन इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो आज हमारा मेन जो पार्ट है इस पूरी यूनिट का वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कल का सेशन और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद आपकी थोड़ी बेसिक चीज़ें आएगी। ओके, तो अभी शाम को लाइव क्लास है, उसे आप 6 बजे ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो अभी कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना। ठीक है,
तो चलिए क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।